अब पांचवा और अंतिम जो बिंदु है, जो आदेश है, वह क्या है? रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो अर्थात अधिकार पृच्छा, यह भी लैटिन शब्द है। को वारंटो का अर्थ होता है किस अधिकार से। इनके शाब्दिक अर्थ आपको जानने बहुत जरूरी है। हर आदेश का शाब्दिक अर्थ आपको ख्याल रखना जरूरी है। तो अधिकार पृच्छा का अर्थ है किस अधिकार से। जब कोई व्यक्ति ऐसे सरकारी या अर्ध सरकारी पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है जिस पद पर कार्य करने का उसे कानूनी अधिकार नहीं है, तब ये वाला आदेश कोर्ट जारी करके पूछ सकता है कि किस अधिकार से तुम ये कार्य कर रहे हो। न्यायालय अधिकार पृच्छा लेख के द्वारा उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि किस आधार पर वह यहाँ पर कार्यरत है, किस आधार पर वह कार्यशील है। और न्यायालयों को एक तो ये हुआ बिंदु, साथ ही न्यायालयों को यह भी अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को पदमुक्त भी कर दे। यदि न्यायालय को लगता है कि इस पद पर यह बैठा हुआ व्यक्ति गैर आधिकारिक रूप से यहाँ काबिज है और गैर आधिकारिक से उसकी पात्रता नहीं रखता, उसका अधिकार नहीं रखता है, तो न्यायालय उसे पद मुक्त भी करा सकता है। और इसके लिए कोई केस वगैरह की जरूरत नहीं है। व्यक्तियों द्वारा साधारण परिस्थितियों में न्यायालय की शरण लेकर मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। ये तो हमने अभी तक पढ़ा। व्यक्तियों द्वारा साधारण परिस्थितियों में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाकर हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। संविधान द्वारा संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगन करने की व्यवस्था की गई है। ये तो भी हमने पढ़ा। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के अलावा कुछ और ढांचे तैयार किए गए। उसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ये आपने सब सुना है। और ये संस्थाएं जो हैं, ये अल्पसंख्यक, महिला आयोग महिलाओं, और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग दलित वर्ग, इनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे मौलिक अधिकार सामान्य स्थितियों में देश के समस्त नागरिक को दिए गए हैं। वे अधिकार कौन कौन से हैं, उन अधिकारों की क्या सीमा है, उन अधिकारों के क्या अपवाद हैं, उन अधिकारों के उपयोग के क्या अपवाद हैं। साथ ही ये भी जाना कि ये सारे अधिकार हम तभी इसका आनंद ले सकते हैं जब तक उसकी आत्मा और हृदय अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार उपलब्ध हो। साथ ही ये भी जाना कि इमरजेंसी में, आपातकाल में इनमें से कुछ अधिकार हटा लिए जाते हैं, सरकार द्वारा ले लिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। और इसके बाद रिट्स की बात करते हुए हमने समझा कि न्यायालय स्वयं संज्ञान लेते हुए 5 तरह के आदेश जारी कर सकता है अलग अलग परिस्थितियों में। ये 5 तरह के आदेश अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, इनका उद्देश्य अलग अलग है। और इनमें से कुछ आदेश तो ऐसे हैं जो न्यायालय द्वारा न्यायालयों को ही दिए जाएं। को वारंटो जो अंतिम रिट था जिसका हमने अध्ययन किया, उसके तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि लोगों को वो पदच्युत भी कर दे, पद से भी हटा दे। अंतिम बात जो अभी तक हमने समझी कि न्यायालय जहां हमारे संवैधानिक अधिकारों का रक्षक है, सर्वोच्च रक्षक है, वहीं कुछ और अन्य संस्थाएं भी हैं जो समाज के विभिन्न तबके के लोगों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही हैं।
सुनिश्चित करती हैं कि उनके अधिकारों का हनन ना हो रहा हो, उनके साथ ज्यादती ना हो रही हो, जिसमें महिला आयोग, जाति आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि आदि हैं। इनके मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है और इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देश में अधिकारों को लेकर एक तरीके से सर्वोच्च संस्था है जो नागरिकों के अधिकारों के दुरुपयोग सदुपयोग पर पैनी नज़र रखते हुए कार्य करता है। हमने जब अधिकारों की बात की तो उसके साथ साथ ये भी स्पष्ट किया कि हर मौलिक अधिकार की अपनी कुछ सीमाएं हैं, यानी मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सीमाएं तो संवैधानिक प्रावधान के तहत ही की गई हैं और मौलिक अधिकार के खिलाफ जाकर कुछ प्रावधान संविधान में कर दिए गए हैं। जैसे समानता के अधिकार के अंतर्गत कुछ अपवाद हैं जो देखा जाए तो समानता के अधिकार के खिलाफ जाते हैं, लेकिन ऐसा सरकार के लिए करना कई कारणों से आवश्यक था जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। अब कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं जब मौलिक अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है। एक जिक्र मैंने किया था आपातकाल का। आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्तियों के पास, नागरिकों के पास मौलिक अधिकार नहीं रहते या सरकार तय करती है कि कौन से मौलिक अधिकार इस काल में नागरिकों के पास रहें और कौन से स्थगित कर दिए जाएं। तो अब हम ऐसी स्थितियों के बारे में और इसके परिणाम क्या होते हैं नागरिकों पर, इस पर थोड़ी चर्चा करें। पहला है स्वतंत्रताओं का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अर्थात मौलिक अधिकारों के स्थगन के तहत पहला है स्वतंत्रताओं का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ राइट्स टू फ्रीडम। भारतीय राष्ट्रपति संविधान की धारा 352 के अनुसार संकट काल की जब घोषणा करता है, आपातकाल की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। सुनिएगा, मैंने कहा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति ही इन अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है और वो धारा कौन सी है जिसके तहत वो करता है? अधिकृत है धारा 352। धारा 352 के तहत राष्ट्रपति अधिकृत हैं इन सब अधिकारों को किसी कारणवश संकट काल की स्थिति में स्थगित कर देने के। मौलिक अधिकार स्थगित होने की स्थिति में क्या होता है? हम कानून के दरवाजे नहीं खटखटा सकते, अर्थात सरकार ने हमारे अधिकार लेकर, अब सरकार ने ये स्वतंत्रता पाली है कि वे हमें स्वतंत्रता न दे, हमें विभिन्न तरह की जो अधिकार मिले हैं उनसे हमें वंचित कर दे, चाहे वे समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, संस्कृति शिक्षा का अधिकार हो, आदि आदि। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका बड़ा दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता है, नागरिकों पर पड़ता है। यदि हम बात करें आपातकाल की, तो आपातकाल में पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो हमें गिरफ्तार करके ले जाए और हम उस पर सवाल न कर सकें, हम न्यायालय न जा सकें। आपने मीसा, टाडा, पोटा ये सब सुना, पढ़ा। आपातकाल के समय
जो मीसा कानून लगाया गया था वह कुछ इस तरह का था जिसे लोग कहते हैं बड़ा भयावह कानून था। तो आपातकाल की स्थिति में नागरिकों के अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, सरकारी तंत्र जो है वह तानाशाही रवैया अपना लेता है और आपातकाल के हटने की घोषणा होते ही ये सारे अधिकार वापस मिल जाते हैं। अब थोड़ा हम मौलिक अधिकारों के इस चार्ट को देखें। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और अंतिम है इलाज का उपचार। अब इसमें समानता के अधिकार की यदि बात करते हैं तो समानता के अधिकार के अंतर्गत 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। ये समानता के अधिकार के तहत कुछ प्रावधान। इसमें इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निशस्त्र सभा की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ कर बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में भ्रमण तथा निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, अपराध की दोष सिद्धि विषय में संरक्षण की स्वतंत्रता, जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता और अंतिम है बंदीकरण से संरक्षण की स्वतंत्रता। तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध, धारा 23-24, मनुष्यों का क्रय विक्रय पहला बिंदु, उसका निषेध है। दूसरा बेगारी का निषेध है और तीसरा बाल श्रम भी निषेधित है। ये है शोषण के विरुद्ध। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। भारत के संदर्भ में यह स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 4 भाग हैं। पहला, धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी उसी के तहत आता है। दूसरा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तीसरा, धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने के न देने की स्वतंत्रता, कर देने या न देने की स्वतंत्रता। और चौथा है व्यक्तिगत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। अब पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। कौन सा? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। उसके बाद संवैधानिक उपचारों के तहत किस तरह के उपचार के प्रावधान हैं। अच्छा, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के अलावा संस्कृति और शिक्षा के तहत अल्पसंख्यकों की अपनी शिक्षण संस्थाएं को स्थापित करने की और उसको चलाने का भी अधिकार दिया गया है। अब अंतिम है इलाज का अधिकार, उपचार का अधिकार। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा है परमादेश लेख, लेख अर्थात रिट, WRIT, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण लेख और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। इस प्रकार इस फ्लो चार्ट से आपको एक खाका मिल जाता है कि हमारे अधिकारों को कैसे विभाजित किया गया है और उसके क्या क्या बिंदु। संवैधानिक अधिकारों के स्थगन की बात करते हुए मैंने पहला बिंदु आपको बताया। दूसरा बिंदु स्थगन के मामले में है संवैधानिक उपचार के अधिकार का स्थगन।
और ये कब होता है? आपातकाल में। आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 359, पहला वाला तो 352 के आधार पर राष्ट्रपति उसका उपयोग कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है। दूसरा 359 के तहत 359 के अनुसार उपचारों के इलाज को भी स्थगित या निलंबित किया जा सकता है, और आपातकाल में यही होता है। तीसरा, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हस्तक्षेप। सस्पेंड करने की बात कर रहा हूं मैं, मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित करने की बात, तो उसमें तीसरा बिंदु है प्रतिबंध लगाने के लिए। अनुच्छेद 15(1)(4), इसके अनुच्छेद 19(6) में नैतिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। नैतिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, मौलिक अधिकारों पर। और ये मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हुए वह कुछ कारण बताएगा। चौथी स्थिति जो निर्मित होती है स्थगन की, वह है संविधान में संशोधन करके स्थगन के प्रस्ताव में बदलाव लाया जा सकता है। संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं करेगी। कुछ समय के लिए निलंबित कर दे, स्थगित कर दे संसद, लेकिन मूल ढांचा जो है उसमें बदलाव संसद नहीं कर सकता। यह एक बहुत अहम जजमेंट के माध्यम से ये निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि संसद सर्वोच्च है, संसद सभी कानूनी प्रावधानों में बदलाव कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। इसलिए स्पष्ट है कि संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मैं यदि अपने अधिकार का उपयोग करते हुए दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जा रहा हूं, तो ये तो गलत है। दूसरा व्यक्ति यदि किसी अपने अधिकार की रक्षा करते हुए या अपने अधिकार के बारे में बात करते हुए मेरे अधिकार क्षेत्र में हनन कर रहा है, तो यह गलत है। एक उदाहरण लीजिए, आपका एक विद्यालय है, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसके पास एक व्यक्ति रोज आके खड़ा हो जाता है भोंपू लेकर, लाउड स्पीकर लेकर, और जोर जोर से वहाँ कुछ भी बोलने लगता है, चाहे वे अपनी लाइन अपने धर्म के बारे में बोले या दूसरों की आलोचना करे या कुछ ना कुछ बोलते रहता है, जिससे क्या होता है, आपके पढ़ाई में व्यवधान आता है। और जो बोलता है वह भी बेसिर पैर है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या वह व्यक्ति, और जब उससे पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उससे हमें दिक्कत हो रही, तो उसका कहना रहता है कि मैं आपके स्कूल के परिसर के बाहर से ये कर रहा हूं, तो मैं आपके अधिकार का हनन नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही एक परिवार अपने घर का कचरा पड़ोसी परिवार के प्लॉट में फेंक देता है और रोज यही कर रहा है। क्या ये उचित है? मुझे अपना घर साफ रखने का अधिकार है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे के घर को मैं गंदगी करूं। तो इस प्रकार पहली स्थिति में भी जैसा मैंने बताया कि वह व्यक्ति लाउड स्पीकर लेकर आपके अपने अधिकार, अध्ययन के अधिकार, पढ़ने के अधिकार, शांत रहने के अधिकार में हनन कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसे बंदी बनाया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अधिकारों की एक सीमा होती है, इस बात को आपको ख्याल रखना। हम में से बहुत से लोग अधिकारों की बात करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन अधिकारों की एक सीमा है। उन्नीस 1917 में
सोवियत संघ में जब क्रांति हुई और वहाँ की सत्ता बदली, तो एक महिला सब्जी की टोकरी लेकर बड़ी खुश होकर बीच सड़क पे जा रही थी। वो सिर में सब्जी की टोकरी ली हुई थी और बड़े आनंदमय प्रफुल्लमय तरीके से वो सड़क के बीचों बीच चलती जा रही थी और उसकी बात से लग रहा था कि स्वतंत्र होने की खुशियाँ मना रही हो। पीछे से गाड़ी आई, उसने हॉर्न दिया, महिला नहीं हटी और 2-3 गाड़ियाँ, ऐसे 6-7 गाड़ियाँ जब इकट्ठी हो गई और हॉर्न देने का असर नहीं पड़ा, तो एक व्यक्ति उसके पास उतर के जाता है और उससे पूछता है कि आपको हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है क्या? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? आप बीच सड़क पे क्यों चल रही हैं, रास्ता क्यों नहीं दे रही हैं? तो उसका कहना था, तुमको मालूम नहीं आज हम स्वतंत्र हो गए। इसका मायने ये कि महिला स्वतंत्रता का अर्थ ये समझ रही थी कि वो असीमित है, मैं कहीं भी चल सकती हूँ, भले उससे किसी दूसरे को कितना भी व्यवधान क्यों ना हो। ऐसा गलत है। दूसरे शब्दों में हर अधिकार की एक सीमा है, असीमित नहीं है। इन्हें विशेष परिस्थितियों में स्थगित किया जाने का भी प्रावधान है। ये 2 बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये स्थगित भी हो सकती हैं, बिल्कुल आपसे पूरी तरह हटाई भी जा सकती हैं आपातकाल जैसी स्थिति में। तो अब ये हम मूल रूप से मौलिक अधिकारों के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। अब हम आते हैं उन संस्थाओं पर जो हमारे मौलिक अधिकारों की एक तरह से वॉच डॉग है। एक संस्था का नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन भारत में अधिकारों को प्रभावशील बनाने के लिए, भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या में सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे अधिकार हमारे पास हैं, हमारे अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं, सरकार ने एक संस्था बनाई। सरकारी क्षेत्र में ये संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसका काम क्या है? इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि देश के लोगों के जो अधिकार है उसका किसी तरीके से हनन तो नहीं हो रहा है। मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में, जब बारंबार ये शिकायतें आ रही थीं कि नागरिकों के मूल अधिकारों पर हमला हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि मानव अधिकार आयोग बनाया जाए जो एक वॉच डॉग की तरह कार्य करे। तो 1993 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा, इसमें 8 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष होता है। इन 8 में से एक अध्यक्ष, अर्थात 7 सदस्य और एक अध्यक्ष। तीसरा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इतना महत्वपूर्ण संस्था है कि उसकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति या तो वर्तमान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के और या सर्वोच्च न्यायालय से निवृत्त जो वहाँ से रिटायर हुए ऐसे न्यायाधीश को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष के अलावा अन्य 7 सदस्यों में एक सदस्य, वो भी न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय का। 2 सदस्य ऐसे जो मानवाधिकार के संबंध में पर्याप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, उसमें उनकी विशेषज्ञता है, महारत है। मानवाधिकारियों को लेकर उन्होंने बहुत अध्ययन किया हो, गहन अध्ययन किया हो, ऐसे 2। और 3 अन्य हैं पदेन। 3 अन्य जो सदस्य हैं वो पदेन है। पदेन अर्थात क्या? जो भी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा वह स्वतः ही मानव अधिकार आयोग का सदस्य रहेगा, नियुक्त करने की जरूरत नहीं। जो भी व्यक्ति
अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा वह मानवाधिकार आयोग का सदस्य स्वतः ही बना रहेगा। यानी अपने पद के कारण, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद के कारण वो यहाँ पर सदस्य बना, इसलिए पदेन है। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति का अध्यक्ष, वह भी पदेन सदस्य है। और तीसरा, महिला आयोग की अध्यक्ष, वह भी पदेन है। मानव अधिकार आयोग के ये 3 पदेन सदस्य हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वे थे श्री रंगनाथ मिश्रा, जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काल में इन्होंने इस पद को संभाला और पहले अध्यक्ष बने। देश के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र बाबू 2007 को राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का पद बने। वे आयोग के 5वें अध्यक्ष थे और उसके बाद कई लोग अध्यक्ष बनते गए। तो आपको श्री रंगनाथ मिश्र के नाम को याद रखना होगा, जो पहले अध्यक्ष थे। मैंने बताया 1993 में इसकी स्थापना होती है। 7 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष होते हैं। इन 7 सदस्यों में एक सर्वोच्च न्यायालय से, एक उच्च न्यायालय से, 2 मानवाधिकार में विशेषज्ञता हासिल रखने वाले और 3 पदेन। इसका जो कार्यालय है